डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विद्वता और बौद्धिक प्रखरता का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि वो 33 वर्ष की उम्र में ही कोलकाता विश्वविद्यालय के कुलपति बनाए गए। कोलकाता के मशहूर वकील परिवार में जन्मे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने विलायत से वकालत की पढ़ाई की और 27 साल में बैरिस्टर बन गए। अकादमिक स्तर पर उन्होंने योगदान किया सो अलग, लेकिन राजनीतिक विरासत को देश का बहुत बड़ा हिस्सा आज स्वीकार कर रहा है। बंगाल विधान परिषद के चुनाव में बतौर कांग्रेस प्रत्याशी श्यामा प्रसाद मुखर्जी चुनाव लड़े और जीते, लेकिन कांग्रेस के विधानमंडल के विरोध के चलते उन्होंने इस्तीफा देकर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा और 1937 से 1941 तक कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग के सत्तारूढ़ गठबंधन के खिलाफ विपक्ष के नेता रहे। बाद में वो हिंदू महासभा में शामिल हुए। 1857 के गदर से सबक सीखकर बरतानिया सरकार ने मुसलमानों को हिंदुओं से अलग करने में कामयाबी पाई। मुस्लिम लीग को चेम्सफोर्ड योजना के तहत उन्होंने विशेषाधिकार दे दिया। कांग्रेस से जुड़े उदारवादी हिंदुओं में यहीं से दरार पड़नी शुरू हो गई और पंडित मदन मोहन मालवीय ने हिंदू महासभा का गठन किया। तब तक कांग्रेस के बहुत से नेता हिंदू महासभा के सदस्य रहे। 1937 के बाद विनायक दामोदर सावरकर इसके अध्यक्ष हुए। इस दौरान नाथूराम गोडसे भी महासभा का सदस्य था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी महासभा के सदस्य बने और 1944 में इसके अध्यक्ष बने। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उनके महासभा में शामिल होने का स्वागत किया और कहा कि मालवीय जी के बाद योग्य व्यक्ति के नेतृत्व की जरूरत थी। लेकिन बापू की सर्वधर्म संभाव की धारणा के बावजूद कांग्रेस दूरियां बनाती चली गई। इसी दौरान ब्रिटिश सरकार और मुस्लिम लीग की बंग भंग की कोशिश को नाकाम करने में अहम भूमिका अदा की। मुखर्जी धर्म के आधार पर विभाजन के सख्त खिलाफ थे, इसलिए नेहरू की पूर्व पाकिस्तान के प्रति लचीलापन और कश्मीर नीति से नाराज होकर उन्होंने वित्त मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तब पीपल्स पार्टी बनाई, जिसे बाद में जनसंघ में बदल दिया गया। मुखर्जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मधव सदाशिव राव गोलवलकर के पास गए। उन्होंने सहयोग का वचन दिया। जनसंघ को गुरु गोलवलकर ने आरएसएस का पूर्व पक्ष कहा। तब से आरएसएस के लक्ष्यों को हासिल करने के उद्देश्य के साथ एक राजनीतिक मंच खड़ा हो गया। हालांकि गुरु गोलवलकर इसके खिलाफ थे, राजनीति से दूर रहने के पक्ष में थे, लेकिन सावरकर मानते थे कि हिंदू राष्ट्र का लक्ष्य बगैर राजनीतिक मंच के पूरा नहीं हो सकता। जनसंघ की रणनीति में इसलिए गोलवलकर के बजाय सावरकर का असर नजर आने लगा। जनसंघ के आदर्श किसी को भी प्रभावित करने वाले थे। उत्पादन में वृद्धि, वितरण में समानता और उपभोग में संयम भारतीय दर्शन का ही हिस्सा था। उन्होंने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का नारा दिया। बाकायदा विजयवाड़ा के अधिवेशन में सिद्धांत और नीति का दस्तावेज स्वीकार किया। 1951 से 1973 तक जनसंघ ने 5 चुनाव लड़े और 3.7% वोट हासिल कर राष्ट्रीय पार्टी बन गई। जनसंघ ने 73 से 80 के बीच गुजरात में जनाधार बनाने के साथ साथ इंदिरा गांधी की नीतियों के खिलाफ जयप्रकाश नारायण के आंदोलन का समर्थन और इमरजेंसी के खिलाफ लंबी लड़ाई में आगे रहा। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे धुरंधर नेताओं की अगुवाई में पार्टी मजबूत तो हुई, लेकिन बाद में सभी विपक्षी दलों के साथ बनी जनता पार्टी में जनसंघ का विलय हो गया। बाद में आरएसएस से रिश्तों को लेकर जनता पार्टी में फूट पड़ने से जनता सरकार औंधे मुंह गिर पड़ी। इंदिरा सत्ता में लौट आई। 1980 में जनसंघ भारतीय जनता पार्टी के रूप में दोबारा राजनीति में उभरा। 1984 में 2 सांसदों से शुरू होकर 1996 में 161 सांसदों तक पहुंचने वाली बीजेपी को 20% से ज्यादा वोट हासिल हुए। पहली बार अटल जी के नेतृत्व में सरकार बनी, लेकिन 13 दिन में गिर गई। 98 में फिर जीती, लेकिन 17 अप्रैल को 1 मत की कमी से फिर गई। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बनाकर बीजेपी ने सरकार बनाई और 1998 से 2004 तक अटल जी के नेतृत्व में सरकार बनी और कांग्रेस के विकल्प के रूप में खुद को पेश करने में कामयाब रही। यह अलग बात है कि 2004 में तड़क भड़क भरे इंडिया शाइनिंग के प्रचार के बावजूद यूपीए सत्ता में आई और 10 साल तक काबिज रही। इस दौरान आरएसएस में गुरुजी की विचारधारा का असर रहा और बीजेपी को बहुत हद तक काम करने की आजादी रही। अटल आडवाणी की जोड़ी ने आरएसएस की भूमिका सीमित रखने में भी काफी हद तक कामयाबी हासिल की, लेकिन मोहन राव मधुकर राव भागवत के कार्यकाल में आरएसएस ने करीब करीब पार्टी और शासन को हाथ में ले लिया। आरएसएस में गुरुजी के बजाय सावरकर का चिंतन हावी हो गया। हिंदू राष्ट्र के लक्ष्य को पाने के लिए राजनीति के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रयोग नजर आने लगे।
अहम बात यह है कि 2025 में आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने को हैं। संघ को गुरु दक्षिणा देने के लिए उद्यत देश के प्रधान सेवक और आरएसएस के स्वयं सेवक प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी इसलिए 2019 में जीत का दावा करते हुए 2025 के अपने लक्ष्य को पाने का समारोह करने की तैयारी में है। अंशुमन त्रिपाठी, एपीएन।